हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के इंग्लिश चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में क्या बताया गया आपको मैं बेसिकली बता देता हूं। इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट की जिंदगी के बारे में आपको बताया गया है और आपको समझाया गया है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए किन किन क्वालिटीज की जरूरत होती है। अगर कोई बच्चा एक साइंटिस्ट बनना चाहता है तो कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। इस चैप्टर में जिस साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है वो है रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट को सियल स्कॉलर अवार्ड मिला है। ठीक है, शेरिंग प्लो अवार्ड मिला है बायोकेमिस्ट्री में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, उन्होंने बटरफ्लाईज के ऊपर काफी जो है अच्छी रिसर्च की है और बटरफ्लाई रिसर्च से ही जो साइंस में है उनकी दिलचस्पी शुरू हुई थी। रिचर्ड एब्राइट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन इस चैप्टर में किया गया है और आपको समझाने की कोशिश की गई है कि साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। देखिए ये क्या कहता है। एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थियरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके स्टूडेंट जो कि 22 साल के थे, उन्होंने साइंस की दुनिया को हिला के रख दिया, एक्साइट कर दिया अपनी एक नई थियरी से। ठीक है, जिस थियरी में उन्होंने ये समझाया था कि बॉडी में सेल्स किस तरीके से काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Richard Ebright और उनके कॉलेज में रहने वाले, कमरे में साथ रहने वाले रूममेट ने मिलके, उन दोनों ने ये थियरी बनाई थी और इस थियरी को प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था एक फेमस साइंस मैगजीन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। It was the first time that this important scientific journal had ever published the work of college students. ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने बड़े साइंटिफिक जर्नल ने, इतनी बड़ी साइंस मैगजीन ने कॉलेज स्टूडेंट्स की थियरी को जगह दी थी अपने पेजेस पे। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन, योर फर्स्ट टाइम एट बैट। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 15 साल की उम्र में किसी लड़के को बेसबॉल की बड़ी बड़ी लीग्स खेलने का मौका मिल जाए और जब पहली बार वो बैटिंग करने आए तो पहले ही जो है बार में वो होम रन लगा दे। ठीक है, अगर क्रिकेट से इसको कंपेयर करके देखें कि बहुत छोटी उम्र में, 15 साल की उम्र में किसी को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिले और अपनी पहली ही पारी में, पहली ही बार में वो जो है एक तगड़ी सेंचुरी जो है लगा दे। जितना इम्पॉसिबल सा ये लगता है, उतना ही इम्पॉसिबल लगता है जब किसी फेमस साइंटिफिक जर्नल में कॉलेज स्टूडेंट्स की थियरी को छापा जाता है। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वाज फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, पहला ये शुरुआत थी अचीवमेंट्स की रिचर्ड एब्राइट के लिए, लेकिन उन्होंने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, साइंस में भी और दूसरे फील्ड्स में भी वो काफी आगे रहे और उन्होंने काफी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की इसके बाद। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाईज। और उनकी जो ये अचीवमेंट्स का सिलसिला था ये शुरू हुआ था बटरफ्लाईज से। वो बटरफ्लाईज को लेके काफी फैसिनेटेड रहते थे। ठीक है, बटरफ्लाईज के वर्ल्ड को काफी डीपली स्टडी करना चाहते थे। ठीक है, तो बटरफ्लाईज के लिए उनके मन में जो फैसिनेशन थी वहां से उनकी अचीवमेंट्स का जो है सिलसिला शुरू हुआ था। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। एब्राइट अपने मम्मी पापा की अकेली संतान थी। ठीक है, अकेला था, कोई भाई बहन नहीं था उनका। और उनकी जो परवरिश है वो रीडिंग पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ इलाके में हुई थी, उससे नॉर्थ साइड में हुई थी। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। वो कहते थे कि जहां मैं पला बढ़ा वहां पे करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। क्योंकि मैं अकेला था वहां पे, इसीलिए मैं फुटबॉल या बेसबॉल तो नहीं खेल सकता था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो मैं अकेला होने के बावजूद भी
कर सकता था वो थी चीजों को कलेक्ट करना। आपको पता है बहुत से बच्चों को यंग एज से ही कलेक्शन का शौक लग जाता है, कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। तो इसी तरीके से चीजें कलेक्ट करने का शौक लग गया रिचर्ड एब्राइट को। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, और उन्होंने काफी यंग एज में चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया और जिंदगी भर करते ही रहे। डिड ही एवर का मतलब हमेशा करते रहे। बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन यानी केजी क्लास से, जैसे हम नर्सरी केजी बोलते हैं ना, तो केजी क्लास से शुरुआत हुई थी। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। जिस तरीके से वो अपने सारे काम करते थे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, उसी तरीके से किंडरगार्टन के टाइम पे उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने रॉक्स को भी कलेक्ट किया, फॉसिल्स को भी, कॉइन्स को भी कलेक्ट किया, और वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे, यानी जो अर्थ से बाहर की दुनिया है, ठीक है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनके बारे में भी जानने की बड़ी इच्छा रखते थे वो। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कई बार तो वो पूरी पूरी रात बिना सोए आसमान की तरफ देखते रहते थे, तारों की तरफ देखते रहते थे, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। शुरुआत से ही उनके अंदर एक काफी ड्राइविंग क्यूरियोसिटी का मतलब ऐसी जिज्ञासा रहती थी चीजों को जानने की उनके अंदर, जो उनको ड्राइव करती रहती थी नई नई चीजें सीखने के लिए, करने के लिए, चीजों के बारे में जानने के लिए। और उनका काफी ब्राइट माइंड था, यानी काफी इंटेलिजेंट थे, दिमाग उनका काफी तेज था। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनकी मदर भी काफी सपोर्ट करती थी, और लर्निंग के मामले में जो इंटरेस्ट था रिचर्ड एब्राइट का, उसको उनकी माँ काफी एनकरेज किया करती थी, काफी बढ़ावा दिया करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती, उनके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, ये सब खरीद के लेके आती। माउंटिंग मटेरियल्स का मतलब होता है जैसे टेलीस्कोप को लगाने के लिए जो स्टैंड होता है ना, उसको माउंट कह दिया जाता है। तो चीजों को लगाने के लिए जो स्टैंड्स वगैरह आते हैं उनको माउंटिंग मटेरियल्स कह दिया जाता है। तो वो सब खरीद के लेके आती थी, बाकी इक्विपमेंट्स खरीद के लेके आती थी, और काफी अलग अलग तरीकों से उसकी हेल्प किया करती थी। I was his only companion until he started school, his mother said. उसकी मदर पुरानी बातों को याद करते हुए कहती है कि जब तक वो स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ था तब तक मैं उसकी अकेली साथी थी, वो पूरा टाइम मेरे साथ ही बिताया करता था, ठीक है। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। स्कूल शुरू करने के बाद उसके फ्रेंड्स को मैं घर बुलाने लगी, घर पे लाने लगी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम माँ बेटा अक्सर साथ में चीजें करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। रिची के पापा की डेथ के बाद रिची ही मेरी पूरी जिंदगी था। When रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, रिची थर्ड ग्रेड में था जब उसके पापा चल बसे थे। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। दोनों माँ बेटा डाइनिंग रूम में, यानी जिस रूम में खाना खाया जाता है, वहां पे हर शाम एक साथ बिताते थे। इफ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। अगर रिचर्ड के पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सा काम उसके लिए ढूंढ के रखती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, कुछ ऐसा काम जिससे वो सीखे, कुछ नया सीखे। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है, ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। और जो भी सीखने सिखाने से रिलेटेड काम मैं उसके लिए ढूंढती, वो रिचर्ड एब्राइट को काफी अच्छा लगता, क्योंकि रिचर्ड एब्राइट भी सीखना चाहता था, लर्न करना चाहता था नई नई चीजें। एंड लर्न ही डिड, और वो ऐसा करता भी था। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। लेकिन बाकी काम करने में, घर के बाकी काम करने में, ठीक है, कपड़े पहनने में, शूलेसेस बांधने में, बाल ठीक करने में, या इस तरह के दूसरे काम करने में वो बाकी आम बच्चों जैसा ही था। लेकिन एकेडमिकली, पढ़ाई के मामले में, मार्क्स के मामले में वो अपनी क्लास में काफी अच्छे मार्क्स लेके आया करता था बाकियों के मुकाबले। उसकी मदर ऐसा कहते हैं। बाय द टाइम ही वाज इन सेकंड ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जब तक वो सेकंड ग्रेड में पहुंचा, यानी सेकंड क्लास में पहुंचा, तब तक एब्राइट ने उसके इलाके में पाई जाने वाली सारी की सारी 25 टाइप की बटरफ्लाइज का कलेक्शन पूरा कर लिया था। तो देखा जाए तो एक तरीके से यहाँ पे आके सैचुरेशन आ जाता है, जहां पे आगे ऐसा लगता है कि आगे कुछ करने को है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा सेकंड क्लास में है और उसने अपने यहाँ पाई जाने वाली, अपने होम टाउन में पाई जाने वाली सारी बटरफ्लाइज को अपने कलेक्शन का हिस्सा बना लिया है। यहाँ पे उन बटरफ्लाइज की लिस्ट आपको दी गई है।
आगे आता है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड, शायद ये मेरी बटरफ्लाई कलेक्शन का अंत होने वाला था, ठीक है। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, लेकिन उन्हीं दिनों मेरी माँ मेरे लिए एक किताब लेके आई, चिल्ड्रन बुक लेके आई, जिसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई की एक स्पीसीज होती है मोनार्क, ठीक है। वो किस तरीके से कहाँ कहाँ ट्रेवल करती है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन देते हुए एक बुक वो मेरे लिए लेके आए। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। ये जो बुक लेके आई थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उसकी माँ रिचर्ड के लिए, इसमें बताया गया था किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती हैं। और इस बुक को पढ़ने के बाद वर्ल्ड ऑफ साइंस में, यानी साइंस सब्जेक्ट में काफी ज्यादा रुचि हो गई यंग रिचर्ड एब्राइट की। उस यंग कलेक्टर किसे कहा गया है? रिचर्ड एब्राइट को कहा गया है। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। इस बुक के एंड में जो राइटर था या जो डॉक्टर थे जिन्होंने इस बुक को लिखा था या जो स्टडी कर रहे थे मोनार्क बटरफ्लाई के ट्रेवल्स को, उन्होंने एक मौका दिया था रीडर्स को कि आप भी मेरी स्टडी का हिस्सा बन सकते हैं। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में एक रिसर्चर थे जो मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कहर्ट। उन्होंने रीडर्स से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप भी मेरी रिसर्च का एक पार्ट बने और बटरफ्लाइज को, मोनार्क बटरफ्लाइज के ऊपर टैग्स लगाना शुरू करें। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. मदर ने, रिचर्ड की मदर ने डॉक्टर उर्कहर्ट को लिख के भेजा, ठीक है, कि हम इंटरेस्टेड हैं आपकी हेल्प करने में। और डॉक्टर उर्कहर्ट ने लाइट एडहेसिव टैग्स, लाइट का मतलब हल्के वजन के, एडहेसिव का मतलब चिपकने वाले टैग्स भिजवा दिए रिचर्ड एब्राइट के पास। और उसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने काफी छोटी उम्र में ही मोनार्क बटरफ्लाइज को पकड़ के और उनके ऊपर वो हल्के से टैग्स लगाना शुरू कर दिया। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्कहर्ट। डॉक्टर उर्कहर्ट ने एक और रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई भी मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़े, अगर उसके ऊपर कोई भी टैग पहले से नहीं लगा हुआ तो नया टैग लगा दे, और अगर पहले से कोई भी टैग लगा हुआ है उस बटरफ्लाई के ऊपर तो उस टैग को निकाल के उस टैग को मेरे पास भेज दे ताकि मैं ये पता लगा सकूं ये बटरफ्लाई कहां कहां गई थी। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। जो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का सीजन है रीडिंग में, रीडिंग इज नेम ऑफ द प्लेस जहां पे वो रहता है, ठीक है। तो रीडिंग में जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का मौसम है वो लेट समर में, गर्मियों के मौसम में 6 हफ्ते, जो आखिरी के 6 हफ्ते होते हैं उन दिनों आता है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मेनी। अगर आप मोनार्क बटरफ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करो एक एक करके तो आप ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि पहली बात तो वो सीजन साल भर में 6 हफ्ते ही आता है, दूसरी बात मोनार्क बटरफ्लाइज ज्यादा नहीं होती, तीसरी बात बटरफ्लाइज को पकड़ना मुश्किल होता है। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसीलिए एब्राइट ने डिसाइड किया कि वो अपने घर में मोनार्क बटरफ्लाइज को पालेगा, बड़ा करेगा। सो ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। तो वो क्या करता है, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाइज को पकड़ता, उसके एग्स लेता और उनको अपने घर के बेसमेंट में बड़ा करता। उनका पूरा जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं, वो एग्स होते हैं, ठीक है, कैटरपिलर निकलता है, प्यूपा बनता है, उसके बाद पूरा बटरफ्लाई बनता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल वो अपने घर के बेसमेंट में करवाता, ठीक है। इस लाइफ साइकिल के दौरान एग से कैटरपिलर बनता, कैटरपिलर से प्यूपा बनता, प्यूपा से बाहर आने के बाद वो पूरा एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज। और जब वो बटरफ्लाई बड़ी हो जाती, ठीक है, उड़ने लायक हो जाती, तो वो उनके ऊपर वो टैग्स लगाता और उनको खुला छोड़ देता, जहां भी वो ट्रेवल करना चाहती है वहां पे वो ट्रेवल कर सकती थी। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू
थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उसके घर का बेसमेंट हजारों मोनार्क्स का घर बना रहा, जो कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थी। कुछ मोनार्क बटरफ्लाइज एग स्टेज में थी, कुछ कैटरपिलर स्टेज में थी, कुछ प्यूपा स्टेज में थी, और कुछ एडल्ट बटरफ्लाइज बनने ही वाली थी। तो उसने बहुत सारी सैकड़ों हजारों बटरफ्लाइज को अपने घर में पाला। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, लेकिन बटरफ्लाई टैग करने में मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा। इट्स टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, क्योंकि पहली बात तो ये थका देने वाला काम है, और दूसरी बात इतना मेहनत करने के बाद भी ज्यादा फीडबैक नहीं मिलता। फीडबैक का मतलब ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। मैंने हजारों बटरफ्लाइज को टैग किया, लेकिन फिर भी कोई खास हेल्प नहीं कर पाया मैं डॉक्टर और कहर्ट की उनकी रिसर्च में। एब्राइट कहते हैं, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, मैंने बहुत टाइम ये किया। वो हंसते हुए कहते हैं, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, मैंने हजारों बटरफ्लाइज छोड़ी टैग कर करके, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज को दोबारा पकड़ पाया गया। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी मेरे घर से 75 माइल्स की से भी कम दूरी पे पकड़ ली गई थी। तो कोई ज्यादा मेजर फीडबैक नहीं आ रहा था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट जो है वो घटने लगा। Then in 7th grade he got a hint of what real science is. फिर 7th ग्रेड में आने के बाद उनको अंदाजा हुआ कि असल साइंस क्या होती है, जब उन्हें काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इस काउंटी साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो हार गए, क्योंकि बाकियों के एक्सपेरिमेंट्स काफी अच्छे थे। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। काफी बुरा लग रहा था, काफी उदास थे डॉक्टर, ये जो एब्राइट थे उस वक्त, रिचर्ड एब्राइट थे, ये काफी उदास थे क्योंकि उनको कोई प्राइज नहीं मिला था, जबकि उस काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने वाले ज्यादातर बच्चों को कुछ ना कुछ तो मिला ही था। एब्राइट कहते हैं, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था या जो उनका डिस्प्ले था उसमें उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स बनाई थी, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप रख दिया था और उसके अंदर फ्रॉग टिश्यूज को ऑब्जर्व वो करवा रहा था देखने वालों से। He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. उसने, रिचर्ड एब्राइट ने उस दिन देखा कि बाकी बच्चे जिन्होंने प्राइजेस जीते हैं उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिशें की हैं। सिर्फ एक साफ सुथरा डिस्प्ले नहीं बनाया मेरी तरह उन्होंने, बल्कि उन्होंने कोई रियल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 2 वीडियो में। उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है, और अपना फीडबैक एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि हम जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं क्या वो सच में आपके काम आ रही है या नहीं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।